हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण? धर्मपाल ने। और ये सोमपुर महाविहार है कहाँ? वर्तमान में ये आपको बांग्लादेश में मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक हुआ गोपाल। ठीक है। अच्छा, अगर पाल वंश की राजधानी पूछी जाए तो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? इनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो राजधानी रहा था वो रहा था मुंगेर। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पाल धर्म के जो अधिकांश शासक हुए वह किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के थे? वे थे बौद्ध धर्म के। ठीक है। देखो, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं वो बताता हूँ। ठीक है। तो जो बताता हूँ उसको जरूर याद रखना। सिर्फ यही याद मत रखना पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो सभी जान रहे हो, ये थे गोपाल। ठीक है। लेकिन इनका राजधानी कहाँ था? इनका राजधानी मुंगेर हुआ। और मोस्ट ऑफ द शासक जो इस वंश के हुए सब बौद्ध धर्म को पालने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आसान सा क्वेश्चन है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अच्छा, ये विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, ये राणा कुंभा कहाँ का शासक था? तो ये मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ का। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए ये विजय स्तंभ कब बनाया गया, तो विजय स्तंभ को बनवाया गया था 1448 ईस्वी में। कब बनवाया गया था? 1448 ईस्वी में। और क्यों बनवाया गया था? तो कोई ऐसा क्षेत्र था जिस पर ये जीत के आया हुआ था, उस विक्ट्री के कारण बनवाया गया था। तो वो क्षेत्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मालवा और गुजरात, ठीक है, मालवा और गुजरात पर संयुक्त विक्ट्री था ये, यानी ज्वाइंट विक्ट्री था। दोनों जगह पे इन लोगों ने जीत हासिल की थी। इसी के उपलक्ष्य पर राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है आपके विजय स्तंभ से, यह किस भगवान को समर्पित है? अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस देखने में तो आसान लगते हैं पर वाकई वो आसान होते नहीं है। अब कुछ बच्चे इसको लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु दोनों में से कुछ भी मार के चले जाते हैं। तो विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। ठीक है। जो बातें मैंने बताई आपको वो सभी याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन है ये है विजय स्तंभ से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये चंदेल राजपूत शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने। ठीक है। अच्छा, अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि ये खजुराहो स्थित मंदिर है कहाँ, ये खजुराहो कहाँ है, तो ये एमपी में है। ठीक है। एमपी में कहाँ है ये भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो एमपी में ये छतरपुर में। कहाँ है? एमपी में छतरपुर में है। और ये छतरपुर कहाँ है? ये झांसी के आसपास में, झांसी के 100 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे होगा ये छतरपुर। ठीक है, वहीं पे ये है। एक और खास क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है अभी कि खजुराहो स्थित मंदिर जो है, ठीक है, ये किस भगवान से? ये तो आप सभी जान रहे हो, ये शिव भगवान से संबंधित है। लेकिन किस स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है? ये नागर स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन था वो विद्वान? वो थे आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्ट बिहार से ही थे, बिहार के पटना से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने
गणित को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही खास क्वेश्चन यहां से बनता है। एक तो आप सभी जान रहे हो आर्यभट्ट किसके दरबार में था, तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, लेकिन के समकालीन था, दरबार में नहीं, के समकालीन। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन एक यहां से खास क्वेश्चन जो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न था, ठीक है, क्या उसमें आर्यभट्ट थे? तो ये बहुतों को आते हुए भी कंफ्यूजन होता है कि ये थे या नहीं थे, क्योंकि ये इतना फेमस नाम है, लोग समझते हैं कि ये उनके नवरत्न में थे, लेकिन आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में नहीं थे। ठीक है। धर्मंत्री, वरामिहिर ये सब थे, लेकिन आर्यभट्ट उनके नवरत्न में नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है। नवरत्न में बहुत सारे लोग हुए, 9 लोग हुए टोटल, लेकिन जो नाम फेमस है वो 3-4 ही है, इसलिए वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे धर्मंत्री हो गया, वरामिहिर हो गया, ठीक है, कालिदास हो गया। ठीक है। तो ये सब बहुत ही फेमस थे। और कौन था? और इसमें बहुत सारा अमर सिम्हा, ठीक है, और शंकु। ठीक है। तो ये सब फेमस नाम है जो आपको याद रहना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं जो आपको कभी एग्जाम में शायद पूछा भी नहीं गया होगा, तो एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कौन नहीं है और उसमें आर्यभट्ट ऑप्शन में है, तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? चरक और नागार्जुन ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? तो चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट, इसका आरंभ किसने करवाया था? इसका आरंभ कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। और ये सिल्क मार्ग भारत को किन क्षेत्रों से जोड़ता था, यानी भारत से होते हुए ये कौन कौन क्षेत्रों में जाता था? तो चाइना में जाता था, इंडिया में तो था ही, ठीक है, पर्सिया, अरेबिया, ग्रीस, ठीक है, इटली, इन सभी क्षेत्रों को ये जोड़ता था। और इसका नाम सिल्क मार्ग क्यों पड़ा? क्योंकि इस रूट से जो हैवी सिल्क ट्रेड है वह होता था, यानी सिल्क का बहुत अधिक ट्रेड होता था इस रूट से। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इन चारों में से कोई एक जनरल ऐसा हुआ जो चीनी जनरल था और उसने कनिष्क को हराया था। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित था? जीवक चिंतामणि यह किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? या इससे पलट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वह गुप्त वंश का शासक कौन हुआ जिसके समय में सर्वाधिक हुनों का आक्रमण हुआ? तो वो कौन था? वो था स्कंदगुप्त। ठीक है। इसके टाइम में सबसे अधिक हुनों का आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को पुनर्निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को पुनर्निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कुशीनगर में इनको पुनर्निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध से क्वेश्चन आया है, आसान सा क्वेश्चन है, तो बुद्ध के बारे में फटाफट सारा चीज रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2 क्वेश्चन आता है, जन्म और मृत्यु, ये तो सभी जान रहे हो। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन किस कुल से था? तो शाक्य कुल से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध किस कुल से बिलोंग करता था? तो शाक्य कुल से। ठीक है। इनके माता का नाम माया देवी था और इनके जन्म लेने के 7 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। ठीक है। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। राहुल का क्या मतलब होता है? मोह। ठीक है। ये मीनिंग पूछा जाता है कि राहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है मोह। ठीक है। मोह माया जो बोलते हो ना, वही मोह। ठीक है।
और इनके प्रथम गुरु कौन हुए? प्रथम गुरु हुए अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम कहाँ पे इनके गुरु बने थे वो भी पूछा जाता है। तो अलार कलाम वैशाली में इनके गुरु बने थे। तो प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली। उसके बाद पूछा जाता है, इधर ही किसी एग्जाम में पूछा गया, इनके दूसरे गुरु कौन थे? तो इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ये अगर नहीं जानते तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र ये इनके दूसरे गुरु हुए। और ये इनको कहाँ मिले थे? ये इनको राजगीर में मिले थे। कहाँ मिले थे? राजगीर में। ठीक है, तो दो गुरुओं का मैंने बात किया। पहला गुरु अलार कलाम, ये वैशाली में इनको मिले थे, और दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगीर में मिले थे। और इनके बाद बहुत सारे ऐसे हुए जो इनके गुरु बने, लेकिन इनको संतुष्टि कहीं नहीं मिला और फिर ये आगे बढ़ते गए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में शादी की थी और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो शादी का जब बात किया जाए, 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शादी किया था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ये हमेशा आपको, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ फ्लो में, इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन अगर आए आप आसानी से इसको कर पाओ। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष, 29 में इन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। ये वैशाख पूर्णिमा का दिन इनके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जन्म भी इसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर बरगद वृक्ष के नीचे। ठीक है, और फिर लास्ट में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको अलग अलग टर्म से जाने जाते हैं। ठीक है, घर इन्होंने छोड़ा, महावीर निष्क्रमण। ठीक है, इसी तरह से ये सब तो अभी आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो इतने सारे बातों को मैंने रिवीजन कराया। आई होप कि जो भी आप भूल रहे होगे वो सब चीज याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन चारों में से राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? अब क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आज के बहुत आसान है, पर एग्जाम में आप आसान क्वेश्चन भी गलत करके आ रहे हो, मुझे ये सब पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने से पहले आप ये ध्यान में रख लो कि क्वेश्चन आसान हो या टफ हो, आपका जो सिलेक्शन है वह एक फिक्स रेशियो में ही होता है। अगर उस रेशियो से ऊपर आप बढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आसान क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार मैंने ये गलत कर दिया। तो वही चीज है, यहाँ पे पूछा है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तुम देखते हो राजा राम मोहन राय, अच्छा सती प्रथा मार दो। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से बचो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सही आंसर करो। तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा। इसमें से आपने क्लियरली पढ़ा है कि अंग्रेजी शिक्षा का वो सपोर्ट करते थे। सती प्रथा में तो उन्होंने बहुत योगदान दिया था खत्म करने में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह और संस्कृत शिक्षा में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ से जब देख रहे हो आप इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट किया, तो एक थोड़ा सा दिमाग में आपको आना चाहिए इन्होंने संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड बहुत अधिक प्रयास नहीं किया होगा। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा। विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था कि विधवा पुनर्विवाह हो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं लिया, लेकिन विधवा पुनर्विवाह के समर्थक ये रहे थे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अगर एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कि कब विधवा पुनर्विवाह चालू हुआ, तो ये 1856 में चालू हुआ था और इसमें जिस भारतीय ने सहयोग किया था वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, भले ही राजा राम मोहन राय भी इसके समर्थक रहे हुए थे अपने जमाने में। ठीक है, तो ये होंगे। सती प्रथा तो आप जान ही रहे हो कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा समाप्त हुआ था। और कौन थे उस वक्त के गवर्नर जनरल? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था? और सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने बहुत योगदान दिया था। और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब अंग्रेजी शिक्षा का बेस भारत में कब से चालू हुआ? तो 1835 ईस्वी से अंग्रेजी शिक्षा का बेस आप एक बोल सकते हो यहाँ पे भारत में नींव पड़ा अंग्रेजी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आसान सा क्वेश्चन है।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, किस नदी के किनारे है श्रीनगर? जल्दी से बताओ, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2-3 एग्जाम में भी आया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, या हिंद यूनान, इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण का सिक्का चलाया। और सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने चलाया था? गुप्त ने सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया। और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? ये कुषाणों ने चलाया था। ये 3 क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूं जब भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कोई तो, और ये क्लियर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? ये अबू पर्वत पर स्थित है, यानी माउंट अबू आपने पढ़ा है, ठीक है, राजस्थान में है। यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया किसने? ठीक है, किसने बनवाया? जल्दी से बताओ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह ने बनवाया है। ठीक है, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ध्यान मत देना, क्वेश्चन आसान है, चलो करके निकल जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह ने बनवाया था। अब ये आपसे पूछा जाता है कि विमल शाह किस वंश से संबंधित था? अब बताओ, क्वेश्चन तब टफ अपने आप होते जाता है जब आप इसको डिटेल थोड़ा पढ़ते हो तो विमल शाह एक मिनिस्टर था सोलंकी वंश का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था या किस वंश से संबंधित है आपका अबू पर्वत, तो ये दिलवाड़ा का, सॉरी अबू पर्वत नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी वंश से संबंधित है। और सोलंकी वंश के एक मिनिस्टर ने जिसका नाम था विमल शाह, उसने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? लिंगराज मंदिर इसका नींव किसने डाला था? तो इसका नींव ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। ठीक है, ये लिंगराज मंदिर है कहाँ? ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर ओडिशा में ये लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, अब लिंगराज मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये तो नाम से ही लग रहा है लिंगराज मंदिर है, तो ये किससे हो सकता है? ये लॉर्ड शिवा से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस वंश के शासकों ने इसको बनवाया था, यानी ययाति केसरी किस वंश का शासक था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? कौन सा वंश था वो था सोमवंशी। इनको कहा जाता है सोमवंशी। ठीक है, सोमवंशी नहीं आता है, नोट डाउन कर लेना कि ययाति केसरी सोमवंशी शासक थे और इन्होंने लिंगराज मंदिर बनवाया। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ठीक है, कौन था? सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? आत्मीय सभा का गठन कब हुआ? तो आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में हुआ। अब आत्मीय सभा का गठन कब हुआ पूछा गया है, तो किसने किया ये भी आपसे पूछा सकता है। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? कौन था? तो इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय। ठीक है, जॉर्ज तृतीय। अगर नहीं आता है आंसर तो मत करो, क्योंकि एग्जाम में भी तुम लोग यही करते हो कि अभी तक अरे यार सारा तो आसान ही है, इसको भी लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग जॉर्ज पंचम, जेम्स पंचम कुछ भी मार के निकल जाते हो। एग्जाम में भी आप लोग यही करते हो
ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तभी आप करो, नहीं आता है तो यहां भी मत करो, क्योंकि देखा है मैंने बहुत लोग तुक्का लगाते हैं यहां पर भी और एग्जाम में भी जाके तुक्का लगा के आते हैं। उसके बाद जैसे 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन भी अगर आसान है तो भी वो 60 करके आते हैं, और अगर 100 में से 90 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो भी वो 50 करके आते हैं। तो आसान क्वेश्चन आने का वैल्यू क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो 20 क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, लगभग सारा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। लेकिन आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे अगर फोकस कर रहे होगे तो जो मैं बता रहा हूं उसको भूल जाओगे, और फिर वहां से क्वेश्चन आएगा आप बोलोगे आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है। और ये क्रांति हुई कब थी, अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति कब हुई थी, ये 1776 ईस्वी तो आपको पता है स्वतंत्र हुआ था अमेरिका, लेकिन ये जो आंदोलन चला था ये 1775 से लेकर कब तक, 1783 तक चला था। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 1775 से 1783 तक अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन चला। लेकिन अमेरिका कब आजाद हुआ ये पूछा जाए, 1776 में आजाद वहां के कांग्रेस ने घोषित कर दिया था, ठीक है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का आजादी का डेट ये 4 जुलाई, वो लोग 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, अमृत बाजार पत्रिका इसके संस्थापक कौन हुए, तो इसके संस्थापक हुए शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका कौन हुए इसके संस्थापक, शिशिर कुमार घोष। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई थी। और अगर बंगाली भाषा में प्रकाशित की गई तो जगह आपका क्या होगा जहां पे इसका प्रकाशन हुआ था, तो जगह है कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में यारलुंग जांगवो नदी के नाम से जानी जाती है, यानी यारलुंग जांगवो नदी जो है वह भारत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से यारलुंग जांगवो को जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को, यह भी आपसे पूछा जाता है। यही है यारलुंग जांगबो या सांगपो या तसांगपो, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं जिस नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। उसके बाद फिर चीन में घुसते हुए ये भारत में घुस जाता है। अब भारत में भी आपसे पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में घुसता है, असम के बाद से इसको किस नाम से, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम बन जाता है जमुना। यमुना से इसको कंफ्यूज मत करना, ये जमुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश में एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करता है वह भी लोहे से समृद्ध है। तो देश का एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करता है, अभी वर्तमान में वो क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र, क्योंकि अभी भारत में मैक्सिमम सोना प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में ही है। कर्नाटक आपका, ठीक है, कर्नाटक में 2 खदान है, कोलार और हट्टी, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है सोने के लिए, और भारत में मतलब सोना अगर प्रोडक्शन पूछा जाए तो ये 2 नाम तो आपको आना ही चाहिए, कोलार और हट्टी, ये दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। एक समय था जब बिहार में भी सोना का बहुत अधिक डिपोजिशन था, लेकिन अब उससे कोई मतलब है नहीं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। उपसौर और अपसौर, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। अगर मैं यहाँ पे जनवरी को हटाकर जुलाई डाल दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से अधिक लोग जुलाई मार के आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। तो इस पर आप ज्यादा सोच विचार नहीं करते हो और आप जुलाई मार के निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्यूरेसी को बढ़ाओ आसान क्वेश्चन में, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं कराता ही रहता हूँ, आज सारे क्वेश्चंस लगभग आसान हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो आंसर याद रखना है कि उपसौर जो है वो जनवरी में होता है, और अगर अपसौर पूछा जाए तो अपसौर होता है जुलाई में, ठीक है। 4 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर, ये डेट आगे पीछे 3 जनवरी भी हो सकता है, 4 जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है ये 4 जनवरी को है उपसौर,
और 4 जुलाई को अपसौर, ठीक है। इंग्लिश में इसको पेरिहेलियन बोलते हैं, उपसौर को। ये कौन सा पोजीशन है? जब सूर्य के सर्वाधिक नजदीक, अगर सूर्य के सर्वाधिक नजदीक रहे और सर्वाधिक दूर रहे, तो यही 2 टर्म है जो यूज किया जाता है। अब आपको बताना है कि अगर पृथ्वी सूर्य के बहुत ही नजदीक रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उपसौर, जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और सर्वाधिक दूरी पर है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपसौर, ठीक है। सिर्फ ये पृथ्वी के साथ ही नहीं, किसी भी ग्रह के साथ है जो सूर्य का परिक्रमा कर रही है। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ पृथ्वी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नहीं, किसी भी ग्रह के लिए इस्तेमाल होता है ये टर्म। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीफे आपने बहुत बार पढ़ा है। नीफे किस भाग को कहा जाता है? तो नीफे ये क्रोड एरिया है, ठीक है। यहाँ तो नीफे ही लिखा हुआ है तो आपका आंसर नीफे हो जाएगा। और नीफे एरिया कौन सा है? ये कोर, या हिंदी में इसको क्रोड बोलते हैं। पृथ्वी के 3 भाग में से सबसे निचली सतह जो है, ठीक है, सबसे निचला भाग। अच्छा, क्वेश्चन तो यहाँ पे आसान है, पर आपका जो रिवीजन का प्रक्रिया है वो चालू रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट का जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, सियाल और सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा, ठीक है। ये क्या है? तो क्रस्ट 2 भाग, क्रस्ट का 2 भाग है। ऊपरी भाग इसका सियाल है, सियाल से बना हुआ है, निचली भाग सीमा से। सियाल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और सीमा का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर भूल जाओ कभी कि ऊपरी भाग और निचली भाग क्या है, तो याद रखना सीमा, यहाँ पे माँ आता है, ठीक है। अगर माँ आया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पिता हो जाएगा, ठीक है। याद रखने के लिए इसको थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो, अगर जो भूल जाता है वो, ठीक है। तो माँ और पिता में से नीचे कौन रहेगा? तो माँ हमेशा नीचे रहती है, ठीक है। पिताजी गुस्सा रहे तो माँ शांत हो जाती है, यानी माँ और पिता में पोजीशन माँ का थोड़ा नीचे है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो याद रखना कि अगर क्रस्ट के बारे में पूछा जाए कि स्थलीय एरिया या समुद्री एरिया, तो स्थलीय एरिया का निर्माण किससे हुआ है या इसमें किस चीज की अधिकता होती है, तो आपका हो जाएगा सियाल, ठीक है। और वहीं पे अगर समुद्री एरिया का बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? सीमा, ठीक है। या ऊपरी सतह और निचली सतह भी क्रस्ट में अगर पूछा जाए तो आंसर आपका यही होगा। भूलोगे नहीं आप, क्योंकि सीमा आपको याद आ जाएगा। सीमा क्या है? निचला एरिया। तो देख लो, समुद्र पूछा है या स्थल पूछा है, क्या पूछा है, आप उस हिसाब से आंसर कर देना। और क्रस्ट से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। किसकी बहुलता इसमें होती है? आप जानते हो ऑक्सीजन की, ठीक है। ये एक टॉपिक बनता है, ये मैंने पहले भी रिवीजन करवाया हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा और क्या आता है? इसकी मोटाई कितनी है? क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी है? तो उसका बहुत तरह का आंसर आपको मिल सकता है। एक तो आपको मिलेगा जो 50 के आसपास रहेगा आंसर, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो जो आपका आंसर आ रहा है, कहीं आपको 34 मिलेगा, कहीं आपको 48 मिलेगा, कहीं 40 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई है वह 0 से लेकर 100 तक वेरी करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ऑन एन एवरेज 34 से लेकर 35 किलोमीटर तक मैक्सिमम आंसर आपको हर जगह देखने को मिलेगा इसकी मोटाई, ठीक है। लेकिन दिमाग में आपको क्या रखना है, ये 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है, ये वेरी करते रहता है, अलग अलग जगह इसकी मोटाई अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इसका डेंसिटी पूछा जाता है, यानी घनत्व तो पूछा जाता है। इसका घनत्व तो कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व इंपॉर्टेंट है। अब आसान क्वेश्चंस तो निकल रहे हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नीफे तो आप जान रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो वैल्यूलेस है आपके लिए, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको याद रख लो, ठीक है। इसका घनत्व कितना है? किसका? क्रस्ट का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वहीं पे इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम कितना है? पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, ठीक है। ये अगर पूरा अर्थ है तो कितना वॉल्यूम इसने घेर के रखा है, इसने छेक के रखा है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? मात्र 0.5%, ठीक है। पूरे पृथ्वी का 0.5% ही वॉल्यूम क्रस्ट का है, क्योंकि आपने इसका मोटाई तो देखा ना, इसका मोटाई लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है, और पृथ्वी की मोटाई और इसकी मोटाई में कंपैरिजन करोगे तो कितना आएगा? ये मात्र 0.5% ही आएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा जो लेयर है वो कौन सा है? वो है मेंटल, ठीक है। तो मेंटल के बारे में भी 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग याद रख लेते हैं।
मेंटल की मोटाई सबसे अधिक है, ये तो आप जान ही रहे हो। अगर पूछा जाए क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें सबसे अधिक मोटाई किसकी है, तो सबसे अधिक मोटाई मेंटल की है। और कितनी है ये मोटाई, ये है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही आंसर आपको हर जगह मिलेगा, 2900 किलोमीटर। अब अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेंटल में किस तरह की चट्टानें सर्वाधिक मिलती है, तो मेंटल में सर्वाधिक चट्टानें बेसाल्ट के रूप में मिलती है। बेसाल्ट चट्टानों से मेंटल बनी हुई है। ठीक है, मेंटल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपका मैग्मा चैम्बर, ठीक है, जो भी ये वोल्केनो वगैरह निकलता है तो मैग्मा चैम्बर होगा, तभी तो वोल्केनो इरप्ट होगा ना। तो मैग्मा चैम्बर वगैरह ये सब कहाँ है, ये सब मेंटल में ही होती है। ठीक है, अब है दूसरी बात, इसकी डेंसिटी, जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और वॉल्यूम का परसेंटेज। तो डेंसिटी इसका कितना है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट पे ध्यान देना, नहीं तो गलती कर बैठोगे। तो इसका डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम का कितना है, तो ये लगभग 83% है, क्योंकि सबसे अधिक मोटा भी तो यही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है, और लगभग तो रेस्ट चीजें आपको आती ही है। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो 2 मैंने बताया, क्रस्ट का डेंसिटी कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेंटल का डेंसिटी कितना है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का वॉल्यूम कितना था, तो 0.5% पूरे अर्थ का, और वहीं पे मेंटल का वॉल्यूम कितना है, 83% पूरे अर्थ का। ठीक है, अब आता है आपका कोर। कोर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं, सिर्फ ये हमें पता है कि कोर 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला भाग जो है यह मोल्टन फॉर्म में हमको मिलता है, यानी पिघला हुआ मिलता है, लेकिन अंदर वाला भाग ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्रस्ट का ऊपरी भाग जो है वह मोल्टन फॉर्म में है, और नीचे वाला भाग सॉलिड फॉर्म में है। और अगर इसका डेंसिटी पूछा जाए तो इसका डेंसिटी सबसे अधिक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो ये लगभग 16% जो आपका बच गया वो वॉल्यूम ये निर्मित करता है। ठीक है, अब सबको मिलाकर अगर पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी कितना है, तो ये लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत इन सब में से कौन है, तो आंतरिक संरचना के बारे में हमें भूकंप विज्ञान या भूकंप से हमें बहुत सारी चीजों का जानकारी मिल पाता है जो पृथ्वी के अंदर हो रहा है। ठीक है, भूकंप विज्ञान, इसमें बहुत सारे बच्चे ज्वालामुखी मारते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी से चीजें बाहर आती है, इस कारण से वही होगा आंसर, लेकिन ये गलत हो जाता है। आंसर है आपका भूकंप विज्ञान। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्लेशियर निक्षेप आपको समझ में आया होगा कि वैसा लैंडफॉर्म जहां पे बर्फ के जमने से कोई शेप बन जाता है, या कोई ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है जहां पे बर्फ का योगदान हो, उसको ग्लेशियर निक्षेप से निर्मित मैदान बोलते हैं हम लोग, या लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो ग्लेशियर निक्षेप से नहीं बना है, मोरेन, ड्रमलिन्स, कैटल और स्कैरी। तो इन चारों में से स्कैरी ही एक ऐसा टर्म है जो ग्लेशियर निक्षेप के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन किया जाता है ये आपको याद रखना है। ड्रमलिन्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ड्रमलिन्स किसका एग्जाम्पल है, ग्लेशियर निक्षेप का। ठीक है, मोरेन और कैटल ये भी आपको याद रखना है। स्कैरी क्या होता है, स्कैरी कुछ नहीं है, आप देखते होगे जब भी आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होगे तो बहुत जगह ऐसा समुद्र के बीच में थोड़ा सा एक टीला टाइप से देखते होगे, छोटा सा पत्थर का निकला हुआ, जहाँ पे कुछ आप छोटे मोटे पौधे देखते होगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है ताकि इस पे आदमी लोग निवास कर सके, ठीक है, और कोई बस्ती बसाया सके, छोटा सा टापू होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्कैरी। और इसमें ग्लेशियर का क्या काम, ये तो मैंने बताया, समुद्र के बीच में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टापू है, तो ये होता है स्कैरी। ठीक है, आपका सही आंसर स्कैरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन,
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, इसके कारण से भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। चेन्नई में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी कितना भूमि हमारा सिंचित भूमि है जहां पे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं? तो कितना परसेंट है? वो लगभग 48% अभी है। ठीक है, पुराना डाटा आपको कहीं कहीं मिलेगा वो है 35%, लेकिन अब ये 35% नहीं रहा, अब ये 48% हो गया है। और ये भी एक्यूरेट परसेंट डाटा नहीं है, कुछ साल पहले का डाटा ये भी है। तो अभी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48%। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा को कहा जाता है? क्या है? कौन सा दर्रा है? अब अगर दर्रा को मैप पे आपने याद रखा है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, नहीं तो आप तुक्का लगा के फिर से आ जाओगे। ठीक है, ज्यादा अगर आपको याद नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखो मैप पे कि कहाँ पे दर्रा स्थित है, कौन सा। ठीक है, तो आज आपको ये याद हो जाएगा कौन सा दर्रा कहाँ है, क्योंकि मैप अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो आप इसको भूलोगे नहीं। अब अगर इसी मैप के कारण अगर आपको थोड़ा सा याद रहता तो ये आंसर आप आसानी से कर लेते। सबसे ऊपर इस मैप में यहाँ पे आपको दिख रहा है थाल घाट। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है भोर घाट और यहाँ पे आपको दिख रहा है पाल घाट। अब बताओ, इस तीनों को पता करने के बाद अगर क्वेश्चन पढ़ोगे कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो अब यहाँ पे बिना ज्यादा सोचे आप बोलोगे कि निचला क्षेत्र में तो एक ही है और वो है पालघाट, तो आपका आंसर पालघाट होगा। ठीक है, आपको ये मैप दिमाग में रखना है कि ऊपर पे सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? आपको थाल घाट दिख रहा है, फिर बीच में आपको भोर घाट दिख रहा है और सबसे नीचे पाल घाट दिख रहा है। ठीक है, थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच में है, भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में है और पाल घाट केरल और तमिलनाडु के बीच या कोचीन और चेन्नई के बीच स्थित है। ठीक है, ये मैप दिमाग में जरूर रखना, TBP। ठीक है, TBP यानी TB पे, तो तालघाट, भोरघाट और पालघाट ये कहाँ पे है ये अब आपको पता चल गया। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा पालघाट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन है। अफ्रीका को मानव बस्ती का या मानव का जन्मस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, यह किस राज्य से निकलती है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है महानदी है तो उड़ीसा होगा आंसर, और वो गलत करके आ जाते हैं। यही तो आपका है निगेटिव का सबसे बड़ा सोर्स, जो आप खुद दे के आ जाते हो एग्जामिनर को। तो आंसर उड़ीसा नहीं होगा। महानदी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये बहते हुए मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा में घुस जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो आपको याद रखना है महानदी का ओरिजिन कहाँ है? महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में महानदी का ओरिजिन है, अगर ये पूछ लिया जाए तो किसी को आता है क्या महानदी छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इसका ओरिजिन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 4 पार्थिव ग्रह है, मैंने पहले बताया हुआ है। पृथ्वी से पहले, ठीक है, या पृथ्वी के पास का जो भी ग्रह है उसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से पहले नहीं, जुपिटर से पहले। ठीक है, जुपिटर से पहले जो भी ग्रह है उसको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, यानी पृथ्वी के पास का ग्रह। और जुपिटर के बाद जो भी ग्रह है उनको क्या बोला जाता है? उनको बाहरी ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो 4 आप बांट लो। पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी के बाद एक ही बसता है और वो कौन सा है? वो है आपका मार्स। ठीक है, और पृथ्वी के नीचे आपका कौन सा बसता है? तो सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस। ठीक है, तो 4 ग्रह हो गए जो पार्थिव ग्रह है और 4 ग्रह जुपिटर के बाद ये सभी कौन सा ग्रह है? बाहरी ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रह को इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, इसको क्या कहा जाता है? इसको उपसौर कहा जाता है। और वहीं पर अधिकतम दूरी अगर पूछा जाता तो आपका आंसर होता है अपसौर। ठीक है, और यहाँ पे अपोजी और पेरिजी दिख रहा है, ये क्या है भाई? तो जब कोई जो चांद है, ठीक है, जैसे हमारा चांद है, एक सैटेलाइट है, ठीक है, पृथ्वी का, तो सैटेलाइट जब अर्थ के यानी मून जो है वह अर्थ के सबसे नजदीक होगा, ठीक है, सर्वाधिक नजदीक होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरिगी। और ये सबसे अधिक अगर दूरी पे है तो इसको बोलेंगे अपोजी। ठीक है, तो ये चांद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है सौर मंडल का जन्मदाता। ठीक है, और ये किसने कहा था कि सूर्य सौर मंडल का जन्मदाता है? किसने कहा था? ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये डेट आपको दिया हुआ है, इन डेट्स में से कोई एक डेट चुनना है जब नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। तो वो कौन सा दिन है? वो है 21 जून। ठीक है, 21 जून को आपको अर्धरात्रि का सूर्य देखने को नॉर्वे में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये सभी होगा आंसर क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उपग्रह ही होता है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक एराटोथेनीस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बस करते जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दो आसान मिला तो अब तो एक टफ मिलेगा ही मिलेगा, जल्दी बताओ। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ? 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगर सहकारिता का जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ, तो ये आपको आंसर आना चाहिए, इसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, कोऑपरेटिव चीजें जो विकसित हुई वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। और भारत में सहकारी साख समिति इसका निर्माण 1904 में हुआ था। ठीक है, और इसके जनक अगर पूछे जाएं तो जनक कौन है? ये है एफ निकलसन। क्या है नाम इनका? एफ निकलसन। ठीक है, एफ निकलसन इसके जन्मदाता हैं। और सहकारी आंदोलन अगर पूछा जाए, सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भारत में? तो 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वृत्तीय राजधानी नहीं, वित्तीय राजधानी। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? यह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975 में। डेट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कब? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको और भी चीजें पढ़ाई हुई थी कि ग्रामीण बैंकों में जो केंद्र, राज्य और जो भी इसका स्पॉन्सर बैंक है उसका योगदान कितना होता है, किस रेशियो में होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर वो एग्जाम में आ जाए और गलती करके आओगे तो फिर लात खाने वाला काम होगा तुम्हारा। तो मैंने बताया हुआ था केंद्र सरकार का इसमें 50% योगदान होता है, वहीं पे जिस राज्य में है उस राज्य सरकार का 15% योगदान होता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका योगदान 35% होता है। याद रखना, केंद्र 50%, राज्य 15% और स्पॉन्सर बैंक का योगदान 35%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। एटीएम जो है यह प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, इसमें कौन सा डिफिकल्टी है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि एटीएम सबसे पहले किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या होगा? देश अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यूएसए, और अगर बैंक पूछा जाए तो क्या होगा? तो अमेरिकन बैंक। ठीक है, अमेरिकन बैंक ऐसे करके बैंक था, उसी ने सबसे पहले एटीएम लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। कौन है? ये तो ऑप्शन ही ऐसा है जो आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो अर्थशास्त्र
चाणक्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो इन चारों में से राज्य का घटक कौन सा नहीं है? तो सत्ता, जनता, भूभाग और शासन। तो सत्ता एक ऐसा घटक है इन चारों में से जो किसी भी राज्य का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। जल्दी बताओ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का अनुच्छेद क्या है, जल्दी से बताओ, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद। यहाँ जो आसान क्वेश्चन है उसको आंसर करके खुश मत हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का अनुच्छेद हमारे संविधान में कौन सा है? अनुच्छेद है 214 से लेकर 231 तक। ठीक है, 214 अनुच्छेद से लेकर 231 अनुच्छेद तक उच्च न्यायालय का चर्चा है हमारे संविधान में। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पहला हाईकोर्ट कौन सा था जो बना था, ये सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ये 1862 में बना था 2 जुलाई को, और इसको भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय ये टेलीकम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। टर्म से ही लग रहा है आपको टेलीकम्युनिकेशन, तो ये जितना भी टेलीकम्युनिकेशन वाला सिस्टम है उससे ये रिलेटेड है और उसी का ये रेगुलेशन करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कितने राष्ट्र हैं? जल्दी बताओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कितने राष्ट्र हैं? कितने राष्ट्र हैं? अब कोई लगा रहा होगा 194, कोई लगा रहा होगा 93। यही एग्जाम में भी करके आते हो, कोई 94 लगा के आते हो, कोई 93 लगा के आते हो, दोनों के दोनों तुक्का खेल रहे हो। ठीक है, उसमें से जिसको सही पता है बिल्कुल अच्छी बात है, तो आंसर होगा 194। ठीक है। यूएन का आपसे जब पूछा जाए तो यूएन का आंसर होगा 194, लेकिन WHO का जब पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 194। ठीक है। WHO का गठन कब हुआ? तो 1948 में। अब अगर मैं पूछ लूं कि इसका डेट बताओ जिस दिन इसका गठन हुआ, तो आप बोलोगे कि आप सर बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते हो। नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि WHO का गठन कब हुआ। जल्दी बताओ किस तारीख को हुआ? तो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। अब बोलोगे इसमें ऐसा खास क्या है? आप स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हो? 7 अप्रैल को। इसीलिए मनाते हो क्योंकि 1948 में इस दिन WHO का गठन हुआ था। अब समझ में आया मैंने क्यों पूछा? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था, ये याद रखना। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन में। ठीक है। IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर तो आपने देख लिया वाशिंगटन में है। और ये किस समझौता के तहत बना था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता ये 1944 में हुआ था, और इसी के तहत आपका वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों गठित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद 61। आप बोलोगे 61 में उनका इम्पीचमेंट है, तो दोनों चीजें, उनको हटाने की प्रक्रिया है 61 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं इसी के अधीन। अगला क्वेश्चन है, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है तो जेम्स वाट मार के निकल जाओ, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आसानी से मार के निकलोगे तो आसानी से काटने में भी उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है जॉर्ज स्टीफन। ठीक है। अगर आपसे भाप इंजन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जेम्स वाट। वहीं पे रेलवे इंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या फर्क पड़ेगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बर्फ पे दाब बढ़ाओगे उसका गलनांक घटता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो गैलीलियो और आगे निकल जाओ। तो आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। देखो, आज के 100 में से 100 क्वेश्चन में से 80 से 90 क्वेश्चन आपके आसान हैं, पर आसान क्वेश्चन में से भी कैसे गलती करते हो, बस उसी का आज ये डेमो है। क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। अभी जो भी एग्जाम हुआ आपने अगर दिया होगा तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन आसान देखने में लग रहे थे, लेकिन उसी के बीच से आपका गलती हो रहा था। तो इसीलिए मैं वीक में 2 सेट लगभग ऐसा ही लाऊंगा जो देखने में आसान लगेगा और आप आसानी से उसको करके निकल जाओगे। सही हुआ गलत हुआ इससे आपको मतलब नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर गैलीलियो नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल ऑप्शन का है। यहाँ आंसर होगा लेपर्सी। आपसे क्या पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? और ऑप्शन में अगर आपको लेपर्सी दिख जाए तो आप लेपर्सी ही मारोगे, क्योंकि गैलीलियो ने तो बस गैलीलियो ने तो बस नाम कर लिया अपना। ठीक है, पेटेंट सबसे पहले अगर दूरबीन का किसी ने करवाया था तो ये लेपर्सी था। और लेपर्सी एक पढ़ा लिखा घड़ी ठीक करने वाला इंसान था। ठीक है, ये घड़ी ठीक करता था और इसी घड़ी ठीक करने के दौरान इसने एक यंत्र बनाया जो टेलीस्कोप की तरह कार्य करता था। ठीक है, और इसने इसका पेटेंट भी करवाया, लेकिन ये फेमस नहीं हो पाया बेचारा, और गैलीलियो ने इसी को मॉडिफाई किया और ये नाम कमा लिया गैलीलियो ने। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेपर्सी। नहीं रहता तो आंसर गैलीलियो सही होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो फिक्स क्वेश्चन है, 2-4 एग्जाम में एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और मैं हर बार इसको बताता हूं कि इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो कोई काम नहीं देगा। तो क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताओ। तरंगदैर्घ्य का रेंज अगर आपको याद है तो आप इसको कर पाओगे, नहीं याद है तो फिर भटक जाओगे। तो मैंने बताया हुआ था आपको रेंज, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, अवरक्त किरणों का होगा। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है। कोई किसी को नहीं आ रहा है तो जाके रिवीजन कर लो। सबसे कम होता है गामा का, सबसे अधिक होता है रेडियो का, उसके बाद जो ऑर्डर है बीच में वो ऑर्डर याद कर लो। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह ऊपर उड़ जाएगा। वहीं पे अगर समुद्र से नदी का बात करता तो ये नीचे धंस जाता। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित के कारण से आता है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आंसर करना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे जल्दीबाजी में, क्योंकि अभी जैसे आपने बनाया एक आसान सा क्वेश्चन, अभी देखो अभी एग्जामिनर आपके साइकोलॉजी से खेल रहा है। आपको 1 2 3 आसान क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है। डिफिकल्ट क्या, जो सिर्फ देखने में आसान लगता है वो होता है एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप उसी आसानी से इसको कर जाते हो जिससे आसानी से आपने 2-3 पिछला किया था। जैसे अभी आप करके निकल जाओगे जड़त्व का नियम। ठीक है, अब ये आंसर जड़त्व का नियम बहुत सारे बच्चे करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कोई गतिशील पिंड गति में रहने के लिए कौन सा लॉ का इस्तेमाल करता है, या कोई स्थिर पिंड स्थिर स्थिति में ही रहने के लिए कौन सा लॉ का इस्तेमाल करता है। अगर ये पूछा जाता तो आपका आंसर होता जड़त्व, लेकिन यहां पूछा जा रहा है गतिशील पिंड विराम की अवस्था में किसके कारण से आता है, तो यह है घर्षण के कारण। ठीक है, आप चल रहे हो, आपको रुकना है तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने से क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और इसी घर्षण के कारण रुक जाते हो आप। ठीक है, तो आपका आंसर होगा घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऐसा क्या कारण है कि जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो गेंद जो है वो अधिक तेजी से उछलने लगता है, अधिक दूर तक उछलता है? इसका क्या कारण है? थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है, जल्दी जल्दी पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन आसान है, पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसान मिलेगा आपको। जल्दी से पढ़ो। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है।
क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह कम होता है। यही हमारा सही आंसर मिल गया आपको, क्योंकि ऊंचे स्थानों पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, इसी कारण से गेंद अधिक ऊपर तक उछलता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? अगर मात्रा आप चेंज करोगे तो इसमें से क्या प्रभावित नहीं होगा? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये सेट में करवाया हुआ है और रेलवे में इसको 2-3 बार पूछ लिया गया है। अब बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा घनत्व। ठीक है, मात्रा में आप कोई भी बदलाव करो लेकिन उसका जो घनत्व है, ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। मात्रा सिर्फ बढ़ेगा, घनत्व तो वही रहेगा। ठीक है, अगर कोई एक समान इतने पार्टिकल से बना हुआ है तो ये संख्या बढ़ेगा इसका, लेकिन घनत्व तो वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? जब सूर्य की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? अब देखो यहां भी एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है, जैसे मैं खेल रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश नहीं करते हो, आप मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हो, आपके मन में जो चल रहा है आप सिर्फ उसके बेसिस पे काम करोगे तो गलती तो होगा ही। ठीक है, और आप में से मैक्सिमम लोग लाल मार के निकल जाओगे। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि आपको लाल और वॉयलेट, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में वॉयलेट का हिंदी क्या होता है? बैगनी। ठीक है, तो लाल और बैगनी यही दो देखने के आदी हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखना चाहते हो। अब ये दोनों अगर नहीं है तो भी तो आप सोचोगे, लेकिन दोनों में से कोई एक अगर है तो आप बिना क्वेश्चन के इंटेंसिटी को देखे, बिना क्वेश्चन के वर्ड्स को देखे आप आंसर करके निकल जाओगे, दोनों में से कोई एक। तो लाल जिसने भी किया वो गलत है, उसको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब देखो बोला जा रहा है कि अपवर्तन सबसे अधिक किसका है, तो जिसका अपवर्तन सबसे अधिक है और जिसका सबसे कम है ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम है रेड का और सबसे अधिक है वॉयलेट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने लाल किया इसका मतलब सबसे कम वाला आपने कर दिया और आपसे पूछा जा रहा था सबसे अधिक। ठीक है, तो गलती आपका हो गया। अब गलती इसलिए हुआ क्योंकि वॉयलेट ऑप्शन में नहीं है, अगर वॉयलेट ऑप्शन में नहीं है तो उससे जस्ट ऊपर जाओ। ठीक है, तो इस कारण से आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि आपको सातों का सातों रंग जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा इसका क्या डायरेक्शन है, और पेशेंस के साथ आपको पढ़ना चाहिए। अब ये ऑर्डर सबको पता है, बस थोड़ा सा इसको शार्पेन करने की जरूरत है, दिमाग में एक स्थिरता लाने की जरूरत है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रेड सबसे ऊपर, वॉयलेट सबसे नीचे, उसके बाद विवग्योन या बे जानी हा पी नाला, ये दो चीजें हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आपको याद है। ठीक है, तो अब जैसे यहां से ऊपर जाओगे आपका क्या हो जाएगा? बै यानी बैगनी, वॉयलेट हो गया, जा यानी जामुनी, तो इसके बाद जो दूसरा पोजीशन है वो जामुनी का हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पोजीशन नीला का होगा। ठीक है, यानी ब्लू का होगा। अब दिख रहा है आपको कि आपका बैगनी भी नहीं है, जामुनी भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा नीला। ठीक है, यही तो था। यहां जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे इन चारों में से सबसे मैक्सिमम को खोज के निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और आपने गलती किया होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्या कारण है इसका कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु यूज किया जाता है? इसका क्या कारण है, जल्दी से बताओ। इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उपयुक्त में से सभी। अब बहुतों को लग रहा है सभी मार दूं या छोड़ दूं। ठीक है, देखो डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, बस अगर क्वेश्चन आता है तो ही करो, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, अपना परसेंटाइल बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने से कोई फायदा नहीं है, सही क्वेश्चंस करने से फायदा है। तो यहाँ पे आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स नाइक्रोम के लिए सही है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, नहीं तो तुरंत गल जाएगा। इसका गलनांक भी अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, प्रतिरोधकता अधिक होती है, इस कारण से वो गर्म ज्यादा होता है। ठीक है, और गलनांक अधिक है, इस कारण से ये तुरंत गलता नहीं है, और इसमें अधिक शक्तिशाली, इसीलिए तो इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत प्रवाह की जा सकती है। ठीक है, आप हीटर जानते हो कितना हैवी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? इन चारों में से कौन सा वो धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक है? कौन सा धातु है? वो है टंगस्टन। इसीलिए टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु सबसे हल्की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होता है, और यहाँ पे ठोस क्या दिख रहा है? स्टील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी धातु को आप गर्म करोगे तो उसका घनत्व क्या होगा? अब सोच रहे हो कम होगा, ज्यादा होगा, या कोई अंतर नहीं होगा, क्या करूं क्या करूं? तो सोच के देखो ना, आपने किसी चीज को गर्म किया, उसके घनत्व पर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? तो बिल्कुल घनत्व पर फर्क पड़ा और घनत्व कम हो गया। अब जिसको ये समझने में डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा रुको और बताओ। कोई भी चीज ले लो, आप अगर कोई भी सामान लेते हो, ठीक है, सिंपल सा मैं एक बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल बताता हूँ। दूध को आप गर्म करते हो, क्या होता है? यहाँ तक अगर आपका दूध था तो गर्म करने के बाद आप देखते हो जब वो बॉयल होने लगता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है ना? फिर ठंडा होने के बाद नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम उसका बढ़ गया। वॉल्यूम कैसे बढ़ा भाई? आपने एक्स्ट्रा दूध तो मिलाया ही नहीं उसमें। क्या आपने एक्स्ट्रा दूध मिलाया था? नहीं। क्या आपने उसमें पानी मिलाया? नहीं, कुछ नहीं मिलाया, फिर भी इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ गया? इसका मतलब ये फैला। ठीक है, ये फैल गया, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा फैल गया, और इसी फैलने के कारण इसका घनत्व क्या हो गया? घनत्व कम हो गया। तो जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और घनत्व घट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे घनत्व घटेगा ये सॉलिडिफाई होते जाएगा, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे घनत्व कम होगा ये लिक्विडिफाई होता जाएगा, फिर वेपोराइज होता जाएगा, यानी अपना स्टेट चेंज करेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी कारण से आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में, सॉरी गुलाब, वही मुझे लग रहा था लाल रंग का गुलाबी क्या हुआ। तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ये तो बचपन से आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर है। ये सब करते जाओ। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और ये जितने यंत्र हैं आप सिर्फ दिमाग में उस यंत्र को लाओ और ये देखो उसका काम क्या है। ठीक है, कहाँ वो यूज हो रहा है, और वहीं से आप सारे को कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? अब बताओ, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका है यहाँ पे? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका है? तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? अभी कुछ देर पहले भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था ना। अगला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? अगर वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाएं तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? तो देखो, जैसे आप ऊपर जाओगे आपका ताप जो है वह कम होता जाएगा। ठीक है, और आपका दाब जो है, वायु दाब जो है वो भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, और 165 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, कितना? 165 मीटर ऊपर जाओगे तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप करने में सक्षम रहो, और यहाँ से पूछे जाते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। अब जैसे ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1953 में बना है।
ठीक है। लेकिन ये बिल्डिंग जो है, यह लाइब्रेरी जो है, यह लाइब्रेरी बहुत पहले बना है, यह 1836 में ही बना है। तो मैंने इसलिए बताया कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 1836 में इसका निर्माण हुआ था और उस वक्त ये किस नाम से, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। फिर 1903 में इसका नामकरण हुआ दूसरा, और ये इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाने लगा। 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी, और फिर 1953 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जन्म जरूर 1953 में हुआ है, पर इसका इतिहास 1836 में ही नींव इसका पड़ गया था, इसलिए इसका इतिहास 1836 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। और दूसरा स्थान किसका है, जल्दी बताओ। दूसरा स्थान किस शहर का है? तो दूसरा स्थान है हमारे यहाँ के दिल्ली का, ठीक है। हो सकेगा तो अगले कुछ सालों में दिल्ली प्रथम स्थान पे पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? ई धरती जियो पोर्टल, ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात व्यक्तित्व भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी थी। किस क्षेत्र में भानु अथैया का अनुभव था? तो वह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, ठीक है। और फेमस क्यों हुई थी? क्योंकि उनको ऑस्कर मिला था। कब मिला था? 1983 में। किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। गांधी मूवी के लिए 1983 का ऑस्कर इनको मिला था। किस चीज में? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अंतिम इनका बड़ा अवार्ड इनको जो मिला था वो कौन सा मिला था, तो ये था 2013 का एक अवार्ड जिसका नाम था लाडली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान से याद रखना मेरे इन बातों को, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन मुझे याद नहीं था। 2013 में इनको इनका लाइफ का बड़ा अवार्ड जो आखिरी मिला था वो 2013 में मिला था, और वो था लाडली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यानी एक सुजल मिशन की कार्यक्रम की शुरू की थी? आपको बताना है किस राज्य में ये शुरू हुआ था। ये ओडिशा में शुरू हुआ था, ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यानी सुजल इसका नाम रखा गया था, सुजल मिशन। तो ये किस राज्य का है? ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रमुख पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो पेप्सिको के अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन नामित हुए हैं? सैफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था? टेक भारत 2021 इसको किसने संबोधित किया था? इसको हर्षवर्धन ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, और 2021 में इसका थीम क्या था? 2021 में इसका थीम था विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फॉर्चून इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ये था इस बार का थीम। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की लोकल ट्रेन में भारतीय रेल आयोग ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है? तो किस ट्रेन में ये शुरू किया गया है? किस शहर के ट्रेन में? ये मुंबई शहर के लोकल ट्रेन में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महिला विल इस नाम का एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, ये बुक है, ठीक है, अमेठी संग्राम। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? अनंत विजय। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये एक बुक है जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। आपको बताना है इस बुक के लेखक कौन है? कौन है? इम्तियाज अहमद साहिबजादा। अगला क्वेश्चन है, डैश ने एमएसएमई को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल एसएमई इंश्योर
SME इंश्योर नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है, किसने किया है, अलायंस इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? तो ये देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है जो उत्तराखंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो मैत्री सेतु पुल ये बांग्लादेश के साथ संपर्क को अच्छा करने के लिए उद्घाटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? आपको ये बताना है कहाँ ये स्कीम लॉन्च किया गया है लड़कियों के लिए, कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शटलर पीवी सिंधु 2021 स्विस ओपन महिला एकल के फाइनल में किस खिलाड़ी से हारकर रजत पदक प्राप्त की है? तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है स्विस ओपन महिला एकल में, ठीक है। आपको ये बताना है किनसे वो हारी थी, किनसे हारी थी? वो हारी थी कैरोलिना मैरिन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इसका पुरस्कार किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने इसका पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना का तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसको इसी वर्ष लगभग मार्च या अप्रैल सब में शामिल किया गया है। आपको बताना है उसका नाम, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS करंज। क्या नाम है? INS करंज। अगला क्वेश्चन है, किन देशों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक लूनर स्टेशन चंद्रमा पर एक चंद्र अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्र अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जा रहा है चंद्रमा पे, इसके लिए कौन से दो देश हैं जिन्होंने समझौता किया है? कौन से दो देश हैं? रूस और चीन हैं जिन्होंने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया है? बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया रानीखेत में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दास्तलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जाता है और इस वर्ष कहाँ हुआ? चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अनुराग ठाकुर भाजपा के पहले सांसद हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत किया गया है। आपको ये बताना है वो किस राज्य के सांसद हैं या किस राज्य से वो सांसद हैं। किस राज्य से सांसद हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद अभी कौन नियुक्त हुए हैं हाल ही में? ये हुए हैं GP सामंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर डैश उपयोग के लिए तैयार है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसको जापानी वैज्ञानिकों ने बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगाकू, ठीक है, वो यूज के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब बीमा क्षेत्र में FDI 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पेरेंटहुड को समर्थन देने के लिए एक समग्र कार्यक्रम जिसका नाम है व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है? आपको ये बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल इस नाम से एक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्या है पोर्टल का नाम? आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।